हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज नवंबर 16 है, जो जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस के नाम पे हम जानते हैं। आज कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में इस टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि हमारे ज़्यादातर भारत में चलता ही रहता है। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब बात आता है, दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं, हर वक्त हमारे दिमाग में एक चीज आप सुन रहे होंगे कि ज्यादातर न्यूज़पेपर में रहता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसके बारे में सुन रहे होंगे। एक्चुअली आज हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नहीं, ट्राइब्यूनल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ट्राइब्यूनल है क्या, और इसके तहत हमारे कौन से आर्टिकल आते हैं, और इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, हमारा क्या क्या है, इसका प्रावधान सब देखेंगे। भारत के संविधान के ओरिजिनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई शब्द का, ट्राइब्यूनल नाम का शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया था। भारत के संविधान में द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्राइब्यूनल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा एक प्रोविजन नहीं था कि ट्राइब्यूनल हो बोल के। लेकिन 42nd अमेंडमेंट, जो कि हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, जो कि केशवानंद भारती के केस के बाद इसे हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 42 अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, पार्ट 14 ए में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 ए में एक क्लॉज जोड़ा गया, एक प्रोविजन जोड़ा गया, जिसे कि हम बोले ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हैं। ये आर्टिकल 323 ए के तहत, आर्टिकल 323 ए और बी के तहत पार्लियामेंट ट्राइब्यूनल एक्ट, जो कि 1985 में पास हो गया। तो इसके तहत ट्राइब्यूनल शब्द को जोड़ा गया, और ट्राइब्यूनल का जो एक्ट था, जो हमारा पार्लियामेंट में पास हो गया था 1985 में, राजीव गांधी उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 86 एंड 87 में एक हमारा बहुत एक लैंडमार्क भी आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। कभी हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। आज पूरा ट्राइब्यूनल के बारे में देखते हैं। एक्चुअली ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के तहत भारत में 2 टाइप्स का ट्राइब्यूनल हो सकते हैं। पहला है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दूसरा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में एक्चुअली काम क्या है? जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 320 ए के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आता है, और आर्टिकल 320 ए बी के तहत ट्राइब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर, बाकी सब मैटर्स के ऊपर आता है। ये जो है, पहले देखते हैं आर्टिकल 323 ए के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है? एडजुडिक्शन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग recruitment and condition of the service of person appointed the public services of other center, state and local body और public corporation and other public authority। जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर है, पब्लिक सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, ये सब आ जाएंगे। जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हमारे ऑफिसर हों, चाहे कोई सेक्रेटरी हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर लेवल में हो, से हमारे डिफेंस के सिविल स्टाफ्स हों, ऑल इंडिया सर्विसेज के हों, सेंट्रल सर्विसेज के हों, ये सब आर्टिकल 323 ए के तहत पब्लिक सर्विसेज जितने हैं ये सब आ जाएंगे। स्टेट हो, लोकल बॉडी हो, सेंट्रल हो, इसके तहत। ये है आर्टिकल 323 ए का। आर्टिकल 323 बी क्या कहता है? इसको छोड़ के, पब्लिक सर्विस रिलेटेड मैटर छोड़ के, बाकी सब जैसे कि टैक्सेशन रहा, ये सब उसके बारे में हम देखेंगे। ये सब मैटर्स इसमें आता है। एक्चुअली फिर उसके बाद ये देखा गया कि जब हमारा पार्लियामेंट में ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 पास हो गया, 2 बॉडी बना। एक बना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, वही 1985 में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बना, वही 1985 में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्चुअली काम कैसे करता है? इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो है दिल्ली में, और जो प्रेजेंट है कि उसका 17 रेगुलर बेंच है। 17 में से 15 बेंच जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा ऑपरेट होते हैं, और 2 हैं कि जो कि जयपुर एंड लखनऊ, पार्लियामेंट आर नॉट कवर इट, मतलब कि ये पार्लियामेंट इन्हें कवर नहीं किया, लेकिन जो बोलते हैं कि बाकी सब को कवर किया है।
तो जयपुर और लखनऊ को छोड़ के, लखनऊ बेंच को छोड़ के बाकी 15 को हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। इन दोनों को पार्लियामेंट कवर्ड नहीं किया। और एक चीज है, जब हम केट के बारे में जानते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, अभी मैं केट के नाम से संबोधित करूंगा। केट के नाम से हम जानते हैं केट का ये बॉडी कैसे फॉर्मेशन होता है। केट के एक चेयरमैन रहते हैं, एक वाइस चेयरमैन रहते हैं और मेंबर्स रहते हैं। ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर का सिलसिला चल रहा था। 2006 में क्या किया गया कि एक प्रोविजन लाया गया, वाइस चेयरमैन को रिमूव किया गया। उस वक्त वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 आया, जिसमें कि वाइस चेयरमैन को रिमूव किया गया। तो आज के डेट में सिर्फ चेयरमैन एंड मेंबर हमारे काम करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। एक चेयरमैन और बाकी सब मेंबर्स होते हैं। तो आज 2019 के हिसाब से अगर देखेंगे, हमारे एक चेयरमैन है और 65 मेंबर्स बॉडी है। तो ये 65 मेंबर्स बॉडी को अपॉइंट कौन करते हैं? ये 65 मेंबर्स बॉडी को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किनके रेकमेंड, कौन कौन लोगों को ये करते हैं, अपॉइंट करते हैं? जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसर को वो अपॉइंट करते हैं। तो ये जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट करने के लिए कौन अपॉइंट करेगा? उसके लिए क्या होता है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि नॉमिनेटेड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू जो नॉमिनेटेड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ये डिसाइड करेंगे ये 65 मेंबर्स ये कहाँ के होंगे। तो इसके तहत जो 65 मेंबर्स ये होते हैं, वो आते हैं, अपॉइंटेड आर मेड इन द एसीसी। एसीसी ये काम करता है कि आज के डेट में अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी के थ्रू ये 65 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं विद चेयरमैन के साथ। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड द प्रोसीजर टू लेट डाउन द सिविल प्रोसीजर कोड। मतलब कि जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, इसके तहत जो ये पब्लिक सर्विस रिलेटेड हम बोलते हैं कि सिविल मैटर है, ये सीएटी ये जो बोलते हैं कि बाउंड नहीं है कि ये सिविल प्रोसीजर एक्ट के अंदर ही काम करे, कि उसके बाहर में भी जाए तो जो बोलते हैं ये काम कर सकता है। लेकिन जब हम कोई फाइल करने के लिए जाते हैं, इसका नॉमिनल फी रहता है कि 50 रुपया, कि हम अगर कोई फाइल करेंगे तो इसके लिए कोई एप्लीकेंट अगर फाइल करेगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, उसके लिए 50 रुपया का फी रहता है। ओरिजिनली अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के उसके जो अपील्स आया, उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक प्रोविजन आया। उसके बाद ये सिलसिला 96-97 तक चल रहा था। 96-7 में एक केस आता है, चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट। मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट है, सभी लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, मेनली जो बोलते हैं कि वो हाई कोर्ट के थ्रू ही गुजरेंगे। तो इसीलिए 97 के जो जजमेंट था, चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1997 का एक केस था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, ये हाई कोर्ट पहले जा सकते हैं, उसके कंसर्न में ये, फिर उसके बाद हमारे ये आ सकते हैं। तो ये एक ठीक ही जजमेंट था। 97 के बाद हाई कोर्ट के बाद ही डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर ये टोटल सिलसिला को देखेंगे तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, फिर वही 1985 में वो जो गठन हुआ था। अभी हम पूरा बात कर लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में, अभी देखते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एक्चुअली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एसएटी, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट स्टेट गवर्नमेंट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है, तो मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बनाता हूँ। तो आज के डेट में 2019 तक 9 स्टेट्स हैं जहां पे की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल काम करते हैं। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा कर्नाटका, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवा महाराष्ट्र, सातवां तमिलनाडु, आठवां वेस्ट बंगाल, नौवां केरला। ये जो बोलते हैं कि 9 स्टेट्स है जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आज के डेट में काम करते हैं। ओडिशा रिसेंटली क्या किया? ओडिशा हैज सबमिटेड ए प्रपोजल फॉर एबोलिशन द ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। हमें और नहीं चाहिए, एबोलिश कर दिया जाए। अभी जो बोलते हैं कि न्यूज में भी था, 1 साल हो गया है ये न्यूज में।
तो क्यों? क्योंकि यह प्रॉब्लम्स मतलब कि ये एक स्टेट का मामला है, स्टेट इसमें क्या डिसीजन लेता है इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये बोला कि हम इसे एबोलिश कर दिया जाना चाहिए। फिर जब आता है सीएटी एंड एसएटी, सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एसएटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंडर ही ये लोग काम करते हैं। जितने भी सर्विसेज हैं, ऑल मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंटर स्टेट लोकल बॉडी जितने भी सर्विसेज एंड एम्प्लॉय हैं इनके अंदर आ जाते हैं। लेकिन डिफेंस के सिर्फ सिविल स्टाफ ही जाते हैं, डिफेंस बॉडी नहीं आते। जितने भी ये होते हैं वो इसके अंदर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंडर आते हैं। जो सेट के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन कॉन्सर्न ऑफ द गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सर्न से और गवर्नर के कॉन्सर्न से प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, जो हमारे एसएटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जो चेयरमैन होते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीएटी हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट बन गया, सेट बन गया। अभी क्या किया कि जेड भी बना देते हैं। जेड क्या है? जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, दो और मोर स्टेट्स को लेके, क्योंकि कुछ स्टेट में सेट था, कुछ स्टेट में कैट था, तो मतलब कि कुछ स्टेट में सेट था, कैट एक ही है, तो उसके तहत जो बोलते हैं कि जेड भी बना दिया गया, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो कि दो से ज्यादा स्टेट को लेके है। ये क्या किया कि उन्हीं स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन को संभालेगा, नॉट अदर एल्स। लेकिन उसके तहत ये किया गया जो सर्विस रिलेटेड मैटर नहीं है, जो कि मैंने बोला कि आर्टिकल 323 पार्ट बी के हैं, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर्स मैटर्स जो है, जो कि आर्टिकल 323 बी के तहत आता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्या किए? एस्टेब्लिश्ड किए ट्राइब्यूनल्स फॉर द एडजुडिक्शन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग द फॉलोइंग मैटर्स, कुछ फॉलोइंग मैटर्स को लेके, क्योंकि पब्लिक सर्विस तो आर्टिकल 323 ए के तहत आ रहा था, और कुछ था जो कि बाकी मैटर्स को लेके आर्टिकल 323 बी के तहत ये आया। जैसे कि हमारा रहा कि टैक्सेशन, इंडस्ट्री एंड लेबर, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आया, हमारा लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑफ द अर्बन लैंड्स, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टॉप्स, रेंट एंड टेनेंट राइट्स, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो हमारे जुडिशियरी के अंदर ये ट्राइब्यूनल गठन किया जाता है इसके तहत, तो इसके तहत ट्राइब्यूनल गठन होता है। तो अदर मैटर्स है ये सब। तो इस केस का अगर देखेंगे तो 97 का जो मैंने बोला कि आपको चंद्र कुमार का जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें एक जजमेंट आया, ऐसा जजमेंट आया, डिक्लेयर्ड दो प्रोविजन दीज टू आर्टिकल्स व्हिच इंक्लूड्स द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर ये जुडिशियल रिमेडी के ऊपर भी अवेलेबल कर सकता है। मतलब कि एक्चुअली क्या था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का सभी होता था सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट जो बोलते हैं कि स्टेट के हाई कोर्ट इसमें कॉन्सर्न नहीं थे, लेकिन 97 में बोला कि नहीं, स्टेट के हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व रहेंगे बीच, क्योंकि डायरेक्ट एक पब्लिक सर्वेंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता इसके तहत। तो 97 का ये जो जजमेंट आया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे भी देता है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो इसके तहत ये अवेलेबल किया जाएगा ये ऑर्डर के तहत। तो ये था टोटल हमारा ट्राइब्यूनल के बारे में। थैंक यू।